नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके 5वें भाग को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने टोटल 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने हमारे पिछले चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा। वे चारों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली जो परीक्षा एनटीपीसी उसके लिए। चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस भाग में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दीनदयाल आदर्श योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आवास नहीं आदर्श होगा। तो आपको बताना है कि जो दीनदयाल आदर्श योजना है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डाक टिकट संग्रह, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। दीनदयाल आदर्श योजना का जो संबंध है वह है डाक टिकट संग्रह से, यानी ऑप्शन जो सी है हमारा पहले प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारा इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको नियंत्रित करने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था आपको बतानी है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। तो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है उसको हम कहते हैं IRDAI। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि IRDAI, जिसको हम बोलते हैं IRDAI। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या होता है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो IRDAI के वर्तमान में अध्यक्ष आपको मिलेंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन है, तो सुभाष चंद्र खुंटिया जो हैं ये वर्तमान में IRDAI के अध्यक्ष हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम LIC की बात करें तो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो LIC के अध्यक्ष आपको मिलेंगे MR कुमार। कौन है, तो MR कुमार जो हैं ये वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो औद्योगिक जो श्रमिक होते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेबर होते हैं, उनके लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सॉरी कौन जारी करता है, तो यह जारी किया जाता है CSO के द्वारा। किसके द्वारा, तो CSO, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो के द्वारा। श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, यानी कि श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो लेबर ब्यूरो जो होता है, जो श्रम ब्यूरो होता है, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का जो संबंध है वह किससे है, तो हॉकी से, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध है हॉकी, यानी और ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। दोस्तों, जो हम डेली आप तक 30 प्रश्न पहुंचा रहे हैं ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आप इन 30 प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व किया करें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ईमानदारी से आप इन 30 प्रश्नों को सॉल्व किया कीजिए। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितना सही कर पा रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप बिल्कुल ईमानदारी से अटेंड किया कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना की सबसे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो चंबल, बेतवा और केन, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा यमुना गंगा में कहाँ मिलती है, तो जो यमुना नदी है यह प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नाम पलट के प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज में जो है यमुना आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो चंबल, बेतवा और केन। तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि 1 MB किसके बराबर होता है। तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB के, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए। 1 MB बराबर हो जाएगा आपका 1024 KB के। और 1 GB किसके बराबर होता है,
तो 1 GB आपका बराबर होता है 1024 MB के। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर 1 GB पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। और 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1 MB बराबर होता है आपका 1024 KB के। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है यह एक प्रकार की सर्विस होती है, एक प्रकार की सेवा होती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा यह एक प्रकार की सर्विस है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रतिरोध किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वह किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो जो जो प्रतिरोध होता है यह ओम मीटर की सहायता से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ओम मीटर। तथा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम। क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा टंगस्टन, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, जो बल्ब का हमारा फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। तथा इस टंगस्टन का जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है यह काफ़ी उच्च होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ किसकी बनी होती है? तो जो ड्राई आइस होती है, जो शुष्क बर्फ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है शुष्क बर्फ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, डायनमो का कार्य क्या होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से इसका ऑप्शन पढ़ के आप जवाब दीजिए। तो डायनमो किसको परिवर्तित करता है? तो जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो डायनमो करता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है वह समान रहता है? तो -40 डिग्री जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वह बिल्कुल समान होता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मार्फिन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मार्फिन का जो उपयोग है यह दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि दर्द निवारक के रूप में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हर्ट्ज मापने की यूनिट, मतलब हर्ट्ज के द्वारा क्या मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि तरंगों की फ्रीक्वेंसी, तरंगों की आवृत्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो हर्ट्ज के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, तरंगों की आवृत्ति। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, 2018 में यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में किसे शामिल किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो साल 2018 में यूनेस्को की जो मूर्त विरासत सूची है उसमें किसे शामिल किया गया था? तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट एसेंबल मुंबई। विक्टोरियन गोथिक आपको मिलेगा मुंबई में और आर्ट एसेंबल मुंबई, इन दोनों को जो है 2018 में यूनेस्को की मूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली जो है कहाँ स्थापित की? मतलब कूलिंग सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। जो कूलिंग सिस्टम है यह भारत का कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला कूलिंग सिस्टम था यह आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा अमरावती। तो इसे आप याद रखिएगा, अमरावती। तथा हमारे देश का जो 25वां हाई कोर्ट है वह भी अमरावती में ही बनाया गया है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दुनिया का जो पहला ब्लू बॉन्ड है यह लॉन्च किया गया है सेशेल्स देश के द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, सेशेल्स। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य बना है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं?
तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, केरल। तो आप इसे याद रखिएगा, केरल जो है देश का पहला राज्य है जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ हाल ही में 2 हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा दिया गया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हवाई अड्डा है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया हाल ही में। इसके बाद जो दूसरा हवाई अड्डा एक है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपको मिलेगा इंदौर में, इंदौर है मध्य प्रदेश में, तो इसे भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के द्वारा किस एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर भारत के द्वारा किस साल मतलब किस समय एकल यानी कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक होते हैं उन पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया जाएगा, यानी कि भारत के द्वारा किस वर्ष सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो यह साल है 2022 का, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, साल 2022 में भारत के द्वारा जो है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक यानी कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा साल 2020 को हम मनाएंगे 75वीं अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हमारी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है वह साल 2022 में ही मनाई जाएगी, तथा साल 2022 में ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा साल बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको हम कहते हैं FAO, इसी के द्वारा जो है साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि 2023 का जो साल है यह अंतर्राष्ट्रीय बाजरा के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार तो आपको बताना है कि किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो जो प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार है यह किसको दिया गया है? तो MS स्वामीनाथन को, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो MS स्वामीनाथन का संबंध है किससे? भारत में हरित क्रांति के ये जनक माने जाते हैं। या प्रश्न इसे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, तथा इन्हीं को प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, परंतु पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वे माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संगम राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, यानी इसका राइट आंसर आपको मिलेगा A और B, यानी कि D। A और B दोनों सही है। हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के द्वारा जो है संगम राजवंश की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ह्यूमन जो बिहेवियर होता है, मानव व्यवहार का जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसका राइट आंसर आपको होगा 29 अगस्त। क्या हो जाएगा? तो 29 अगस्त के दिन जो है प्रतिवर्ष आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तथा यह जो राष्ट्रीय खेल दिवस है किसके जन्मदिन का प्रतीक है? तो हॉकी के महान जादूगर जो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र, तो इन्हीं का जन्म दिवस होता है। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, तथा इन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो वर्ष 1911 में। आप याद देखिएगा, 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तथा इसी दिल्ली दरबार में ही जो है कलकत्ता से जो है भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था तथा इसी दिल्ली दरबार में ही भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, क्या है? सेबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ पे है सेबी का। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सेबी का मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? तो मुंबई में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सेबी का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? तो मुंबई में जो है सेबी का मुख्यालय है। तो सेबी की स्थापना कब की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सेबी के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो अजय त्यागी। कौन है? तो अजय त्यागी जो हैं ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 148 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 144 का संबंध किससे है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है हमारा। तो अनुच्छेद 148 का संबंध है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी से। तथा हमारे वर्तमान में नए सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आर्टिकल 148 का संबंध आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहते हैं। तथा हमारे नए सीएजी बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। तो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो सीएजी बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया मनोज सिन्हा को तथा गिरीश चंद्र मुर्मू को हमारा नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया। तो दोनों करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, परंतु अब इनको बना दिया गया है हमारा सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को, और इनके स्थान पे मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है। तो ये आप करंट अफेयर्स जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 76 जो हमारा अनुच्छेद जो 76 है इसका संबंध है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। और निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है यह लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 2, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची यानी कि यहाँ पे शेड्यूल जो हमारे संविधान में टोटल जो 12 शेड्यूल हैं, इन 12 शेड्यूल में से किसका संबंध दल बदल कानून से है? यानी कि दल बदल कानून को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहते हैं? दल बदल कानून को बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपको बताना कि ये जो दल बदल कानून है, यह जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसका संबंध किस शेड्यूल यानी कि किस अनुसूची से है? तो दल बदल कानून का संबंध आपका है अनुसूची 10 यानी कि शेड्यूल 10 से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। तथा यह क्यों फेमस है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया उसके भाग 5 को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।